हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पहले अध्याय समानता के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्रीय देश का मतलब ऐसा देश जहां पर जनता का शासन होता है। मतलब कि जनता अपने स्वयं के लिए एक जनप्रतिनिधि चुन सकती है, जिसे हम सरकार भी बोलते हैं। तो जनता अपने स्वयं के लिए एक सरकार चुन सकती है और फिर वह सरकार देश की तरक्की और जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। दोस्तों, कक्षा 6 में हमने लोकतंत्रीय सरकार के बारे में पढ़ा था। लोकतंत्रीय सरकार में लोगों की भागीदारी होती है, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान भी होता है, लोगों को समानता का अधिकार भी मिलता है, न्याय भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये सब हमने पढ़ा था। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता है वो है समानता, और यह लोकतंत्र की पूरी कार्यप्रणाली को प्रभावित भी करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह क्यों आवश्यक है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, अब सुजाता की कहानी को पढ़ते हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर कांता है और उसकी दोस्त है सुजाता। ये दोनों वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं लाइन में और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कांता बोलती है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। सुजाता कहती है, हाँ बिल्कुल। चल कांता, अब तेरी बारी आई, ऐसा सुजाता ने कांता से कहा। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। कांता कह रही है यहाँ पर कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। कुछ देर बाद में आना कांता, ऐसा इन्होंने कहा जैन साहब ने। कांता बोलती, जी नमस्ते साहब। अब कांता कहती है सुजाता से, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ घर पर। ले, यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर कांता अपनी बेटी से बोलती है, जो कि बीमार है। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ़ सफाई होती ही नहीं। ऐसा कांता कह रही है कि गुड़िया तो बीमार होगी क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई होती नहीं है बस्ती में। अब कांता अपने काम पर आ गई है, जहाँ पर ये काम करती थी जैन साहब के घर। कोनों को अच्छे से साफ़ करना, ये कह रही है जो मालकिन है इसकी। फिर कांता ने अपनी बीमार बेटी के लिए पैसे मांगे मालकिन से। मालकिन ने कहा, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। जी मैडम, नहीं बनाऊंगी, फिर कांता ने कहा। उस शाम को अब कांता उस शाम को अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके आ गई है। अब बोल रही है ये, बस ज़रा सी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए लाइन में उन्हें नहीं लगना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे कांता बोल रही है। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। क्या आपको लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर समानता है कांता के साथ? क्योंकि जब वोट डालने की बारी आई थी वहाँ पर तो सभी लाइन में थे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ कांता को लगना पड़ रहा है लाइन में, या गरीब लोगों को। बाकी जो जैन साहब है या अमीर लोग हैं वो तो इस तरीके से लाइन में नहीं लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें थोड़ा ये सोचना है। दोस्तों, अब देखते हैं मताधिकार की समानता। मताधिकार का मतलब होता है वोटिंग, मतलब कि वोट देना। तो वोट देने में क्या समानता है, कौन कौन वोट दे सकता है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं।
कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्री देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी वयस्क हैं, वयस्क का मतलब जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, वे सभी वोट दे सकते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, किसी भी जाति से आते हो, वे उनका शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो वोट दे सकते हैं। उनको मताधिकार का हक है। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। तो जितने भी लोकतंत्र है दुनिया में, उनका सबसे खास पहलू यही है, मताधिकार, वोट देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। वो एक वोट ज़रूर दे सकता है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। तो कांता ये देख कर के काफ़ी खुश हो रही है। उसे लग रहा है कि वो भी अन्य सबके बराबर है, क्योंकि वो भी एक वोट दे सकती है और बाकी सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। अब उसको डाउट होने लगता है कि क्या वो वाकई समान है सभी से। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं, इसलिए वो छुट्टी भी नहीं कर सकती। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। तो दोस्तों, सुबह वो जिस लाइन में लगी थी, वोट की लाइन में, वहाँ पर तो सभी लोग थे, अमीर गरीब सब लोग वहाँ पे थे। लेकिन यहाँ पर अब जिस लाइन में वह लगी है, हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, यहाँ पर अधिकतर गरीब लोग ही इस लाइन में लगे हुए थे। इसलिए उसके मन में शंका पैदा हो जाती है कि यहाँ पे अधिकतर गरीब लोग हैं, अमीर लोग नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर उसको समानता का थोड़ा भेदभाव लगने लगता है कि यहाँ पे हम सभी समान नहीं हैं। अमीर लोग जो है बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा लेते हैं और गरीब लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अन्य प्रकार की असमानताएँ। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गरीब होने के अलावा और भी कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को आज भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। दोस्तों, जो अन्य प्रकार की असमानताएं हैं, यहाँ पर नीचे 2 कहानी दी गई है, उन कहानियों को पढ़ करके हम उनको समझ सकेंगे। और ये जो कहानियाँ हैं, ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, मतलब कि सच्ची कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानियों को पढ़ते हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत ही छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु ज़रा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप जान पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक असमानता है जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, असमानताएं होती है। यदि आप ग्रामीण भारत में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो आपको जातिगत भेदभाव का जो अनुभव है वो छोटी उम्र में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद आपको लगेगा कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो जात पात में लोग बाग विश्वास रखते ही नहीं।
लेकिन अगर आप समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग के दिमाग में आज भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ वैवाहिक विज्ञापन देखते हैं। दोस्तों अब समाचार पत्र के कुछ वैवाहिक विज्ञापन देखते हैं, जिससे यह पता चलता है कि अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। ये देखिए पहला विज्ञापन, कुर्मी क्षत्रिय, उम्र है 26 साल, जो हाइट है वो है 5 फुट 4 इंच, बीएससी माइक्रोबायो से किया हुआ है, एमएससी बायोटेक, बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। तो इनके लिए वर चाहिए, ये कुर्मी क्षत्रिय है। तो ये यहाँ पर इनकी देखो जाति है। फिर दूसरा देखिए, ब्राह्मण जिजोदिया, बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल, गोत्र है गौर है वर्ण, एमए 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स, कन्या हेतु वर चाहिए, सर्व ब्राह्मण मान्य। तो इन्हें ब्राह्मण चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण है, तो यहाँ पर भी जाति के हिसाब से उनको ब्राह्मण ही चाहिए। अगला विज्ञापन देखते हैं। यहाँ पर है तोमर राजपूत, उम्र है 30 वर्ष, हाइट है इनकी 5 फुट 9 इंच, मैकेनिकल इंजीनियर, सुजलान, पुणे हेतु सेवारत, उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। तो ये राजपूत है तो इनको भी राजपूत कन्या चाहिए। फिर देखते हैं तीसरा, यहाँ पर उम्र है 23 साल, हाइट है 5 फुट 3 इंच, स्लिम, गोरी, बीई कंप्यूटर साइंस, छत्तीसगढ़ी, अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर चाहिए। तो अग्रवाल कन्या है, ये बता दिया इनके बारे में, तो उन्हें अग्रवाल ही इनके लिए मैचिंग वर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप विज्ञापन से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर जितने भी विज्ञापन थे इन सभी विज्ञापन में जो वर है या वधू है दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। कोई इंजीनियर है, किसी ने एमएससी किया हुआ है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षक का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। दोस्तों यह कहानी जो अभी हमने पढ़ी है, यह एक दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से ली गई है। दोस्तों इस पुस्तक के अंदर उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों को लिखा है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से दलित होने की वजह से बचपन में उनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ करता था।
तो सारी बातें इस पुस्तक के अंदर लिखी गई हैं, उनके जीवन में जो भी घटित हुआ है। तो इस पुस्तक का ही हमने कुछ अंश यहाँ पर पढ़ा है। दोस्तों अब अगली कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। दोस्तों इस कहानी में आपने देखा कि किस तरीके से अंसारी दंपत्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनको मकान किराए पर नहीं दिया जा रहा था। ये कह कर के उनको टाला जा रहा था कि वे वहाँ पर किसी मांसाहारी को नहीं रखते हैं, मांस खाने वाले को नहीं रखते हैं, जबकि उसी बिल्डिंग में से मछली बनने की खुशबू आ रही थी। मतलब कि मांसाहारी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनको उनके धर्म की वजह से वहाँ पर नहीं रखा गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। ठीक है, इसलिए जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने उन्हें सुझाव दिया कि आप अपना नाम बदल लीजिए, अंसारी से श्री और श्रीमती कुमार कर लीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया और कुछ समय बाद उनको फिर किराए का मकान मिल ही गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देख सकते हैं कि धर्म के आधार पर भी भेदभाव होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों कहानियों से संबंधित 2 प्रश्न हैं जिन पर आपको विचार करना है। पहला प्रश्न देखिए, आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते। ये तीसरा प्रश्न भी है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते। इन प्रश्नों पे दोस्तों आपको विचार करना है खुद से ही। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य। क्या होती है मानवीय गरिमा, चलिए इसको समझते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। दोस्तों अभी तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो असमानता का व्यवहार होता है वो बस किसी के जाति, लिंग या धर्म की वजह से या उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग की वजह से होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो असमानता का व्यवहार हो रहा था वह सिर्फ उनके जाति की वजह से हो रहा था, क्योंकि वे दलित जाति से थे। और इसी तरीके से जो अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था वो उनके धर्मगत कारणों की वजह से हो रहा था, यानी उनके धर्म की वजह से। ठीक है दोस्तों, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ अधिक नहीं कर सके
किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है मानवीय गरिमा। ये गरिमा क्या है? गरिमा का अर्थ होता है दोस्तों, हर इंसान अपने आप को सम्मान के योग्य समझता है, यानी कि हर इंसान का एक महत्व होता है, वही उसकी मानवीय गरिमा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, स्कूल में जब उनके शिक्षकों ने उनसे झाड़ू लगवाई तो सभी बच्चे हंस रहे थे, तो उस टाइम पे उनकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंची थी। उन्हें ऐसा लगा कि वे बाकी बच्चों से अलग हैं, उनसे कमतर है, उनके समान नहीं है। तो दोस्तों, जब भी किसी के साथ भेदभाव होता है या उसके साथ असमानता वाला व्यवहार होता है तब उस इंसान की मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। उसे यह महसूस होता है कि वह बाकी सबसे अलग है, उन सबसे कमतर है, नीचे है। इसी तरीके से अंसारी दंपत्ति को जब किराए पे कमरा नहीं मिल रहा था तो उनकी भी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंची थी, उनके सम्मान को ठेस पहुंची थी। और इसी के बाद फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अपना नाम आप बदल लीजिए, उस टाइम भी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपना नाम बदलने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने यही समझा है कि हर इंसान की एक गरिमा होती है और वह तब आहत होती है जब कोई इंसान उसके साथ असमानता का व्यवहार करता है, कोई भेदभाव करता है या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर एक बच्चा जूता पॉलिश कर रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर यहाँ पर ये आदमी इसको पैसे दे रहा है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। जब इस बच्चे को पैसे फेंक कर दिए जाते हैं जूता पॉलिश करने के बाद, तो वह उसको उठाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, एक महत्व है उसके काम का भी, और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस बच्चे की भी यहाँ पे एक गरिमा है। जैसे कि मैंने कहा था, हर इंसान की एक गरिमा होती है, और जब उस इंसान के साथ असमानता वाला व्यवहार किया जाता है तो तब उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुँची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का हर व्यक्ति समान है, चाहे फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, किसी भी शैक्षिक पृष्ठभूमि से हो वो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान है, फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। लेकिन कम से कम इतना तो हुआ कि भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार तो मिला। पहले लोगों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार होता था, तो लोगों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे उनकी सम्मान की रक्षा हो सके। लेकिन अब जो भारतीय संविधान है उसमें ये सारी समानता के व्यवहार को सुनिश्चित किया गया है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से
लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दोस्तों, जो समानता के लिए जो प्रावधान है, सबसे पहला तो यही है कि देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे फिर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला हो, सब कानून के लिए एक समान है, सभी के लिए समान कानून है, एक जैसा कानून उनको पालन करना होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, दूसरा प्रावधान यह है कि किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके लिंग को देख करके कि वो स्त्री है, पुरुष है, इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाज़ार आदि सम्मिलित है। तो दोस्तों, ये तीसरा प्रावधान हो गया। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे प्रावधान में कोई भी इंसान सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, उसको कोई मना नहीं है। चौथा प्रावधान है यहाँ पर अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत, जो पहले के समय में हुआ करती थी संविधान बनने से पहले। तो छुआछूत का मतलब होता है कि कोई जो छोटी कास्ट का था, जो दलित थे, जिनको दलित बोला जाता था, शूद्र बोला जाता था, तो उनको कुओं पर पानी भी नहीं पीने दिया जाता था और मंदिरों में भी उनको नहीं जाने दिया जाता था। अगर बड़ी जाति के लोगों को दलित छू लेता था तो वह पाप समझा जाता था। तो मतलब ये छुआछूत था, उनसे दूर रहा जाता था दलितों से। इसको बोलते हैं अस्पृश्यता। इसको तो पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंका गया है। अब ऐसा नहीं होता है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि सरकार ने समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। एक तो कानून द्वारा और दूसरा कुछ योजनाएं चलाई और कार्यक्रम चलाई, जिससे कि जो सुविधाहीन समाज है उनको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि सैकड़ों वर्षों तक उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है, इसलिए उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि जिन्हें पहले अवसर नहीं मिले आगे बढ़ने के, उनको आज अधिक अवसर दिए जाए, ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके समाज के साथ। ठीक है दोस्तों, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सरकार की एक योजना के बारे में बताया गया है जिसका नाम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था।
दोस्तों इस कार्यक्रम में क्या किया गया था कि जो सभी सरकारी स्कूल थे वहाँ पर दोपहर का भोजन दिया जा रहा था बच्चों को। यह योजना वैसे तो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने शुरू की थी, लेकिन 2001 में जो उच्चतम न्यायालय है उसने सभी राज्यों को ऐसा करने के लिए कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आप सभी लोग भी इसे अपने स्कूल में लागू कर दीजिए। इससे बहुत अच्छे इसके सकारात्मक प्रभाव मिले, बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। उदाहरण के लिए जो बच्चे दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे थे वो अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें दोपहर का भोजन अब स्कूल में मिल रहा है और रेगुलर स्कूल भी आने लगे, रोज़ स्कूल जाना उन्होंने शुरू कर दिया। जो टीचर हैं, शिक्षक भी ये बताते हैं कि बच्चे पहले खाना खाने घर जाते थे और घर जाके जब वो खाना खाते तो फिर वापस स्कूल ही नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में ही भोजन मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया है। अब वो स्कूल में ही रहते हैं, अधिकतर वहाँ पे पढ़ पाते हैं। और कुछ माताएं ऐसी थी जो अपना काम करती थी, तो उन्हें भी अपना काम छोड़ के दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपना काम भी छोड़ना नहीं पड़ता। और इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति दोनों ही बच्चे खाना खाते हैं साथ साथ। और कुछ जगह पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को ही काम पर रखा गया है, जिससे जो है ये भेदभाव कम किया जा सके, जो जातिगत भेदभाव है। और दोस्तों मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जो गरीब फैमिली के बच्चे थे उनकी भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय स्कूल में खाली पेट ही आते थे और इस कारण उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, पढ़ाई पर उनका ध्यान नहीं लग पाता था। तो दोस्तों उनकी भूख भी मिटी है और वो पढ़ भी पाए हैं। दोस्तों अब कुछ चित्रों को देख लेते हैं, जैसे कि ये संसद भवन का चित्र है। यहाँ पर जो स्तंभ है, यहाँ पर इंसानों के रूप में स्तंभों को दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। संसद जो है हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हमारे लोकतंत्र का आधार ये संसद भवन ही है, क्योंकि हम जो भी प्रतिनिधि चुनते हैं वो संसद भवन में बैठता है और वहाँ पर ही ये सारे शासन चलाने के फैसले होते हैं। अब दूसरा चित्र देखिए, सतत विकास लक्ष्य 2 भूखमरी समाप्त करना, ये दिखाया गया है। सरकार का उद्देश्य था यहाँ पे उस टाइम पे कि भूखमरी को समाप्त करना। तीसरा चित्र देखिए, ये उत्तराखंड का एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, मतलब कि मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ प्रश्न है, उसके ऊपर आपको विचार करना है, जैसे कि ये है, देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है? यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है? तो दोस्तों ये आप अपने आप से क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि शासकीय जो कार्यक्रम है, गवर्नमेंट ने जो कार्यक्रम चला रखे हैं या योजनाएं चला रखी है, उन योजनाओं ने समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन लोगों को अवसर दिए हैं जिनको पहले अवसर नहीं मिले थे असमानता के व्यवहार के कारण। किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम ने गरीब बच्चों को स्कूल में प्रवेश तो दे दिया और उनकी उपस्थिति भी बढ़ गई है स्कूल में अब, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब कि अभी भी जो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल इतने अच्छे नहीं हैं जहां पर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब भेदभाव अभी भी है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती, मतलब कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग अभी भी उन्हें समान समझने से इनकार कर रहे हैं। मतलब अभी भी कानून बनने के बाद भी लोगों के मन के अंदर से जो भेदभाव वाली भावना है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं गई है। और इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, एकदम से चेंजेस नहीं आते, धीरे धीरे समय लगता है इस चीज़ के लिए। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। सबको मालूम है कि अगर हम भेदभाव करते हैं तो वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, नियमों के ख़िलाफ़ है। फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोग अब भी असमानता वाला व्यवहार करते हैं। इस दृष्टिकोण को तभी बदलना संभव है जब लोग ये मानने लगे कि भाई कोई भी किसी से कमतर नहीं है, सब इंसान बराबर है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, सभी को सम्मान चाहिए है, रिस्पेक्ट चाहिए है, सभी का एक महत्व है। तब जा कर के ये भेदभाव ख़त्म होगा। प्रजातंत्रीय समाज में दोस्तों समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। मतलब कि एकदम से नहीं होगा, ये चलेगा, धीरे धीरे लोग बाग समझेंगे और ये धीरे धीरे भेदभाव ख़त्म होते जाएंगे। जैसे अभी तक भी काफ़ी भेदभाव कम हुआ है पहले से। इसके लिए दोस्तों समाजों को और व्यक्तियों को सहयोग देना होगा, उनके सहयोग से ये भेदभाव को पूरी तरह मिटाया जा सकता है। दोस्तों ये देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र है। देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। मतलब कि अगर हमारा कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, अगर हम उसको दांव पर लगा देते हैं तो इस तरीके से जीवित रहना वो अशोभनीय है, बेकार है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। नगण्य मतलब कुछ भी नहीं है वो। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। अगर इंसान को आत्मसम्मान के साथ जीना है तो उसको कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। वो ये कि केवल कठिन और निरंतर जब इंसान संघर्ष करता है तो वह बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। देखो, मनुष्य नाशवान है और हर इंसान को किसी न किसी दिन मरना ही है। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। देखो दोस्तों, मरना तो हर इंसान को ही है, मनुष्य नाशवान है, किंतु उसको यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करे। मतलब कि आत्मसम्मान को और बढ़ाए अपने, ठीक है, और अपने जीवन को और बेहतर बनाने में मेहनत करे। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। दोस्तों, किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय मतलब बुरा और कुछ नहीं है। साहसी व्यक्ति है अगर कोई तो उसके अंदर अगर आत्मसम्मान है तो ठीक है, अगर आत्मसम्मान नहीं है तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब देखिए अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। दोस्तों शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र में ही असमानता है और यहाँ पर ही लोग ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं समानता को पाने के लिए। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि और भी कई सारे ऐसे लोकतंत्री देश हैं जहाँ पर समानता के मुद्दे के लिए, समानता को लेकर के काफ़ी संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे। दोस्तों अमेरिका के अंदर अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता था और कहा जाता था कि उनके जो पूर्वज थे वो गुलाम थे और अफ्रीका से उनको लाया गया था। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। मतलब कि आज भी उनके साथ भेदभाव होता है अमेरिका में।
जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। जबकि दोस्तों 1950 में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था, जिससे उनको समान अधिकार मिल जाए। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। तो उस आंदोलन से पहले यानी कि 1950 से पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत ज़्यादा असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में एक तो पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था और वह सीट उस गोरे आदमी को देनी पड़ती थी। तो इस तरीके की भी असमानताएं उनको झेलनी पड़ती थी। रोज़ा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। दोस्तों, रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को जब वो काम करके घर पर आ रही थी, बस से आ रही थी, तो एक गोरे आदमी ने उनसे सीट मांगी, लेकिन उन्होंने सीट देने से इनकार कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। उसी दिन से एक आंदोलन प्रारंभ हो गया अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो ये आंदोलन उस दिन से शुरू हो गया, मतलब ताकि इनको समानता मिल सके। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। तो इस आंदोलन ने नस्ल, जाति वगैरह, धर्म के आधार पर या राष्ट्रीय मूल की वो कहाँ से हैं, रहने वाले बचपन से कहाँ से थे, तो इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाज़े खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। और दोस्तों, इस आंदोलन ने यह भी कहा कि जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे थे उनके लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें केवल उस स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनाए गए थे। पहले विशेष रूप से उन्हीं के लिए अलग स्कूल थे जिसमें केवल अफ्रीकी अमेरिकन लोग ही जाते थे, लेकिन अब सभी स्कूल में वो जा सकते थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। तो दोस्तों, इतना कुछ हुआ फिर भी अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन गरीब ही हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को अधिकतर सरकारी स्कूल में ही भेजते हैं जहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है और जो शिक्षक है वो भी कम योग्यता वाले हैं। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन गोरे विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में भेजा जाता है, प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता है, या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है, या फिर वो उन सरकारी स्कूलों में भेजते हैं जिस क्षेत्र में सरकारी स्कूल निजी स्कूल जैसे ही बेहतर होते हैं। दोस्तों, ये चित्र देखिए, ये है रोज़ा पार्क्स। इन्होंने मना कर दिया था गोरों को अपनी सीट देने के लिए। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। तो दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ था इनका आंदोलन, जिसकी वजह से इनको वहाँ पे फिर समान अधिकार मिले अमेरिका के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अब देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के भी आधार पर उनको दुकानों पर, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों पर, तालाबों पर, सरकार द्वारा जो भी स्नान घाट बने हैं, सड़क है, कोई सार्वजनिक समागम है, यहाँ पर जाने से कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं लोकतंत्र की चुनौती।
किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ऐसे समुदाय या व्यक्ति होते हैं जो वहाँ पर और भी अधिक समानता लाने के लिए नए नए प्रयास करते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक में जो है आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इन पाठ को पढ़ते हुए आप विचार कीजिए, क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये भेदभाव हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये भेदभाव काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपका जो ये पार्ट है, चैप्टर है, पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अब आप इस पार्ट को आसानी से समझ करके इसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।